चैप्टर 14 लेकिन आर्कटिक भी अमानवीय हो सकता है। स्टापी एक ऐसा गांव है जिसमें ज्वालामुखी के आधार के दक्षिणी किनारे पर लावा से बनी लगभग 30 झोपड़ियां हैं। यह एक छोटे से फिजॉर्ड के अंदरूनी किनारे पर फैला हुआ है, जो सबसे अजीबोगरीब निर्माण की बेसाल्टिक दीवारों के बीच घिरा हुआ है। बेसल्ट आग्नेय मूल की एक भूरी चट्टान है। ये नियमित रूप धारण करती है, जिसकी व्यवस्था अक्सर बहुत ही आश्चर्यजनक होती है। यहाँ प्रकृति ने अपना काम ज्यामितीय रूप से किया है, वर्ग और कंपास और प्लमेट के साथ। हर जगह उसकी कला केवल विशाल पिंडों को अव्यवस्थित रूप से एक साथ फेंकने में ही निहित है। आप अपूर्ण रूप से बने शंकु, अनियमित पिरामिड, रेखाओं की शानदार अव्यवस्था के साथ देखते हैं, लेकिन यहाँ मानव नियमितता का उदाहरण प्रदर्शित करने के लिए, हालांकि बहुत शुरुआती वास्तुकारों से आगे, उसने वास्तुकला का एक बहुत ही सरल क्रम बनाया है, जिसे बेबीलोन की भव्यता या ग्रीस के चमत्कार कभी पार नहीं कर सकते। मैंने आयरलैंड में जायंट्स कॉजवे और हेब्रिडीज में से एक, स्टाफा में फिंगल्स गुफा के बारे में सुना था, लेकिन मैंने अभी तक कोई बेसाल्टिक संरचना नहीं देखी थी। स्टापी में मैंने इस घटना को उसकी पूरी सुंदरता में देखा। प्रायद्वीप के सभी तटों की तरह फजॉर्ड को घेरने वाली दीवार 30 फीट ऊंचे ऊर्ध्वाधर स्तंभों की एक श्रृंखला से बनी थी। ये सीधे शाफ्ट, उचित अनुपात में क्षैतिज स्लैब के एक वास्तुशिल्प को सहारा देते थे, जिसका लटकता हुआ हिस्सा समुद्र के ऊपर एक अर्ध मेहराब बनाता था। इस प्राकृतिक आश्रय के नीचे, अंतराल पर, सुंदर वक्रों में गुंबददार प्रवेश द्वार फैले हुए थे, जिनमें लहरें झाग और स्प्रे के साथ आती थीं। बेसल्ट के कुछ शाफ्ट तूफान के प्रकोप से अपनी पकड़ से फट गए, एक प्राचीन मंदिर के अवशेषों की तरह मिट्टी के साथ पड़े थे, हमेशा के लिए खंडहर हो गए, और जिन पर सदियों बीत गईं और उन पर उम्र का कोई निशान नहीं छोड़ा। ये पृथ्वी पर हमारा अंतिम पड़ाव था। हंस ने बहुत बुद्धिमानी दिखाई थी, और यह सोचकर मुझे थोड़ी राहत मिली कि वो हमें छोड़कर नहीं जा रहा था। रेक्टर के घर के दरवाजे पर पहुंचने पर, जो अन्य घरों से अलग नहीं था, मैंने एक आदमी को घोड़े की नाल लगाते हुए देखा। उसके हाथ में हथौड़ा था और उसने चमड़े का एप्रन पहना हुआ था। सॉल्वटू, शिकारी ने कहा। गॉडडेग, लोहार ने अच्छी डेनिश भाषा में कहा। किरकोरे, हंस ने मेरे चाचा की ओर मुड़ते हुए कहा। रेक्टर, प्रोफेसर ने दोहराया। ऐसा लगता है, एक्सल, यह अच्छा आदमी रेक्टर है। इस बीच हमारा गाइड किरकोहर्डे को स्थिति से अवगत करा रहा था। जब उसने एक पल के लिए अपना काम रोक दिया, तो उसने एक ऐसी आवाज निकाली जो घोड़ों और परिचारकों के बीच समझ में आती थी, और तुरंत झोपड़ी से एक लंबी और बदसूरत डायन प्रकट हुई। वो कम से कम 6 फीट की रही होगी। मैं बहुत डर गया था कि कहीं वह मुझे आइसलैंडिक चुंबन न दे दे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं थी, न ही उसने सम्मान बहुत शालीनता से दिया। मुझे पूरे केबिन में आगंतुकों का कमरा सबसे खराब लगा। ये छोटा, गंदा और बदबूदार था, लेकिन हमें संतुष्ट होना पड़ा। पादरी को पुराने जमाने की मेहमाननवाजी पसंद नहीं थी। यह उससे बहुत दूर था। दिन खत्म होने से पहले मैंने देखा कि हमें एक लोहार, एक मछुआरे, एक शिकारी, एक बढ़ई से काम चलाना था, लेकिन सुसमाचार के किसी मंत्री से बिल्कुल भी नहीं। निश्चित रूप से, ये सप्ताह का दिन था, शायद रविवार को उसने सुधार किया। मेरा इन बेचारे पुजारियों के खिलाफ कुछ भी कहने का इरादा नहीं है, जो आखिरकार बहुत ही दयनीय हैं। उन्हें डेनिश सरकार से बहुत ही कम राशि मिलती है, और उन्हें पेरिश से दशमांश का चौथा हिस्सा मिलता है, जो सालाना 60 मार्क लगभग 4 पाउंड नहीं होता। इसलिए उन्हें अपनी आजीविका के लिए काम करने की आवश्यकता होती है, लेकिन मछली पकड़ने, शिकार करने और घोड़ों की नाल लगाने के बाद, कोई भी व्यक्ति जल्द ही मछुआरों, शिकारियों और अन्य असभ्य लोगों के तौर तरीकों में ढल जाता है। और उस शाम मुझे पता चला कि संयम उन गुणों में से नहीं था जो मेरे मेजबान की पहचान थे। मेरे चाचा को जल्द ही पता चल गया कि उन्हें किस तरह के आदमी के साथ काम करना है, एक अच्छे और विद्वान व्यक्ति के बजाय उन्हें एक असभ्य किसान मिला। इसलिए उन्होंने तुरंत ही भव्य अभियान शुरू करने और इस अमानवीय पादरी के घर को छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने थकान की कोई परवाह नहीं की और पहाड़ पर कुछ दिन बिताने का फैसला किया। इसलिए हमारे प्रस्थान की तैयारी स्टापी पहुंचने के अगले ही दिन कर दी गई थी।
हंस ने बोझ ढोने के लिए घोड़ों की ड्यूटी करने के लिए 3 आइसलैंड वासियों की सेवाएं ली, लेकिन जैसे ही हम क्रेटर पर पहुंचे, ये स्थानीय लोग वापस चले गए और हमें अपने हाल पर छोड़ दिया। ये बात स्पष्ट रूप से समझनी थी। मेरे चाचा ने अब इस अवसर का लाभ उठाते हुए हंस को समझाया कि उनका इरादा ज्वालामुखी के अंदरूनी भाग का उसकी सबसे दूर तक अन्वेषण करना है। हंस ने केवल सिर हिलाया। वहां या कहीं और, धरती की गहराई में या सतह पर कहीं भी, उसके लिए सब कुछ एक जैसा था। मेरे लिए यात्रा की घटनाओं ने अब तक मुझे खुश रखा था और मुझे आने वाली बुराइयों के बारे में भूला दिया था, लेकिन अब मेरा डर फिर से मुझ पर हावी होने लगा था। लेकिन मैं क्या कर सकता था? प्रोफेसर का विरोध करने की जगह हैम्बर्ग होती, न कि स्नेफेल्स की तलहटी। एक विचार ने, अन्य सभी विचारों से अधिक, मुझे परेशान और भयभीत कर दिया। यह विचार मुझसे भी अधिक दृढ़ तंत्रिकाओं को झकझोरने वाला था। अब मैंने सोचा, हम यहाँ हैं, स्नेफेल्स पर चढ़ने वाले हैं। बहुत बढ़िया, हम क्रेटर का पता लगाएंगे। बहुत बढ़िया, दूसरों ने भी बिना इसके लिए मरे उतना ही किया है। लेकिन ये सब नहीं है। अगर द्वीप के बहुत अंदर तक घुसने का कोई रास्ता है, अगर उस गलत सलाह वाले सक्नुसिम ने एक सच्ची कहानी बताई है, तो हम इस ज्वालामुखी के गहरे भूमिगत मार्गों के बीच अपना रास्ता खो देंगे। अब इस बात का कोई सबूत नहीं है कि स्नेफेल्स विलुप्त हो गया है। कौन हमें आश्वस्त कर सकता है कि इस समय विस्फोट नहीं हो रहा है? क्या इसका मतलब यह है कि चूंकि राक्षस 1229 से सो रहा है, इसलिए उसे फिर कभी नहीं जागना चाहिए? और अगर वह अभी जागता है, तो हम कहाँ होंगे? इस सवाल पर बहस करना सार्थक था और मैंने इस पर बहस की। मैं विस्फोटों के बारे में सपने देखने के कारण सो नहीं सका। अब मेरे दिमाग में बाहर निकले हुए स्कोरिया और राख का हिस्सा अभिनय करने के लिए बहुत कठिन लग रहा था। अतः अंततः जब मैं और अधिक सहन नहीं कर सका, तो मैंने अपने चाचा के समक्ष इस मामले को यथासंभव विवेकपूर्ण और सावधानीपूर्वक एक लगभग असंभव परिकल्पना के रूप में रखने का संकल्प लिया। मैं उसके पास गया। मैंने उसे अपना डर बताया और एक कदम पीछे हट गया ताकि उसे विस्फोट के लिए जगह मिल सके, जिसके बारे में मुझे पता था कि वो जरूर होगा। लेकिन मैं गलत था। मैं इसी बारे में सोच रहा था, उन्होंने बड़ी सादगी से जवाब दिया। उन शब्दों का क्या मतलब हो सकता है? क्या वह वास्तव में तर्क सुनने जा रहा था? क्या वह अपनी योजनाओं को छोड़ने के बारे में सोच रहा था? ये सच होने से बहुत अच्छा था। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद, जिसके दौरान मैंने उनसे कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं किया, उन्होंने फिर कहा, मैं इसी बारे में सोच रहा था। जब से हम स्टापी पहुंचे हैं, मैं उस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार कर रहा हूं जिसे आपने अभी अभी उठाया है, क्योंकि हमें अविवेकपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। नहीं, सचमुच, मैंने जोर देकर कहा। 600 साल से स्निफेल्स गूंगा है, लेकिन वह फिर से बोल सकता है। अब विस्फोट हमेशा कुछ प्रसिद्ध घटनाओं से पहले होता है, इसलिए मैंने मूल निवासियों की जांच की है, मैंने बाहरी दिखावे का अध्ययन किया है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, कि कोई विस्फोट नहीं होगा। इस सकारात्मक पुष्टि पर मैं आश्चर्यचकित और अवाक रह गया। तुम्हें मेरी बात पर संदेह नहीं है? मेरे चाचा ने कहा। ठीक है, मेरे पीछे आओ। मैंने एक मशीन की तरह आज्ञा का पालन किया। पादरी के घर से बाहर आकर प्रोफेसर ने एक सीधी सड़क ली, जो बेसाल्टिक दीवार में एक छेद के माध्यम से समुद्र से दूर जाती थी। हम जल्द ही खुले मैदान में थे, अगर कोई ज्वालामुखी उत्पादों के टीलों के विशाल विस्तार को ये नाम दे सकता है। यह इलाका ट्रैप, बेसल्ट, ग्रेनाइट और सभी प्रकार की आग्नेय चट्टानों की विशाल चट्टानों की बारिश के नीचे कुचला हुआ लग रहा था। यहाँ वहाँ मैं भाप के गुबार और जेट हवा में उठते हुए देख सकता था, जिन्हें आइसलैंडिक में रेकीर कहा जाता है, जो थर्मल स्प्रिंग्स से निकलते हैं और उनकी गति से नीचे ज्वालामुखी ऊर्जा का संकेत मिलता है। यह मेरे डर को सही ठहराता हुआ प्रतीत हुआ, लेकिन मैं अपनी नवजात आशाओं की ऊंचाई से गिर गया जब मेरे चाचा ने कहा, आप भाप की इन बड़ी मात्राओं को देख रहे हैं, वे दर्शाते हैं कि हमें ज्वालामुखी विस्फोट के प्रकोप से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या मुझे इस पर विश्वास करना चाहिए? मैंने रोते हुए कहा, इसे स्पष्ट रूप से समझ लें,
प्रोफेसर ने कहा। विस्फोट के समय ये जेट अपनी गतिविधि को दोगुना कर देते हैं, लेकिन विस्फोट के दौरान पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। लोचदार तरल पदार्थ अब दबाव में नहीं होने के कारण मिट्टी में दरारों के माध्यम से अपने सामान्य मार्गों से बाहर निकलने के बजाय गड्ढे के रास्ते से निकल जाते हैं। इसलिए यदि ये वाष्प अपनी सामान्य स्थिति में रहते हैं, यदि वे बल में कोई वृद्धि नहीं दिखाते हैं, और यदि आप इसमें यह अवलोकन जोड़ते हैं कि हवा और बारिश बंद नहीं हो रही है और एक स्थिर और भारी वातावरण द्वारा प्रतिस्थापित हो रही है, तो आप पुष्टि कर सकते हैं कि कोई विस्फोट तैयार नहीं है। लेकिन अब और नहीं, बस इतना ही काफ़ी है। जब विज्ञान ने अपनी आवाज़ बुलंद कर दी है, तो बकवास करने वालों को चुप रहना चाहिए। मैं बहुत निराश होकर पादरी के घर लौट आया। मेरे चाचा ने मुझे विज्ञान के हथियारों से हरा दिया था। फिर भी मेरे पास एक उम्मीद बची थी, और वो ये कि जब हम गड्ढे की तलहटी में पहुंच जाएंगे, तो आइसलैंड में सभी सकनुसिम के बावजूद मार्ग की कमी के कारण गहराई तक जाना असंभव होगा। मैंने वो पूरी रात एक ही दुर्स्वप्न में बिताई, एक ज्वालामुखी के हृदय में, और पृथ्वी की सबसे गहरी गहराई से मैंने स्वयं को एक विस्फोटक चट्टान के नीचे अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में उछलता हुआ देखा। अगले दिन 30 जून को हंस अपने साथियों के साथ हमारा इंतजार कर रहा था। उनके पास खाने पीने की चीजें, औजार और उपकरण थे। 2 लोहे की नुकीली छड़ें, 2 राइफलें और 2 शॉट बैट मेरे चाचा और मेरे लिए थे। हंस ने एक सतर्क व्यक्ति के रूप में हमारे सामान में पानी से भरी एक चमड़े की बोतल जोड़ दी थी, जो हमारे फ्लास्क में होने के कारण हमें 8 दिनों तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करती थी। सुबह के 9 बज रहे थे। पादरी और उनका लंबा मैगरा दरवाजे पर हमारा इंतजार कर रहे थे। हमें लगा कि वे हमें एक दयालु विदाई देने के लिए वहां खड़े हैं। लेकिन विदाई अप्रत्याशित रूप से एक भारी बिल के रूप में दी गई थी, जिसमें हर चीज का शुल्क लिया गया था, यहाँ तक कि पादरी के घर में सांस लेने वाली हवा तक, जो संक्रमित थी। ये योग्य जोड़ा हमसे वैसे ही ठगी कर रहा था जैसे कोई स्विस सरायवाला करता, और उनके अपूर्ण आतिथ्य का मूल्य सबसे अधिक था। मेरे चाचा ने बिना कोई टिप्पणी किए कहा, जो व्यक्ति पृथ्वी के केंद्र की ओर प्रस्थान कर रहा है, उसे कुछ रिक्सडेलर्स के बारे में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ये बिंदु तय हो जाने पर हंस ने संकेत दिया और हम शीघ्र ही स्टापी को पीछे छोड़ आए।